हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से मिलता है, वह क्या होता है। और साथ ही अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक उनसे ब्यौरा मांगा है, उसके ऊपर हम लोग संपादकीय के साथ में चर्चा करेंगे। तो हमारा ये सीरीज़ शुरू हुआ है कि शून्य से शुरुआत, यानी कि आप शुरुआत कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर से देखिए। और हम लोग ओरिजिनल न्यूज़पेपर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या-क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हेडिंग है, चुनावी चंदे में हो पारदर्शिता। क्या है? प्रमोद भार्गव जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि देश के सबसे बड़े जो विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। किसने? अटॉर्नी जनरल। जैसे यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग पीटी मेंस दोनों के लिए देख रहे हैं, तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते चलेंगे। अटॉर्नी जनरल अभी है आर वेंकट रमनी। उन्होंने जो है अब केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? जो सरकार का एक तरह से वकील होते हैं। कहा है कि देश के जनता को राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है, यह जानने का अधिकार नहीं है। यानी देश की जनता को वो जानना नहीं चाहते हैं कि चंदा कहाँ से आता है। चुनावी बॉन्ड चंदा देने का एक स्वच्छ जरिया है, इसलिए इसके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है, यानी पहले से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार जो है हर प्रत्याशी को बाध्य किया गया है कि चुनाव के दौरान वह जो है आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना है। मतदाताओं को आपराधिक छवि के उम्मीदवारी के बारे में जानने का तो हक तो है, लेकिन दलों के चंदे का स्रोत क्या है इसे जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस सिलसिले में तर्क दिया है, अपना लॉजिक दिया है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जानने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि पार्टियों के जो फंडिंग है उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। वह बोल रहे हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि को तो जानने का अधिकार जनता को है, लेकिन उसको जो फंड मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, यह जानने का अधिकार नहीं है। 2018 में चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का कानून शुरू किया गया था। अब जो है राजनीतिक दल इसी के माध्यम से चंदा लेते हैं। उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने दावा किया था कि इससे जो है देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले जो चंदा मिल रहा है उसमें पारदर्शिता आएगी, यानी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उस समय का जो उद्देश्य यही था कि जो चंदा जहाँ से मिलता है उसमें जो है पता चलेगा, पारदर्शिता रहेगा। लेकिन उसमें क्या-क्या और किया गया था कि काले धन और भ्रष्टाचार पर भी लगाने की दावा किया गया था। और उसमें से बॉन्ड उन्होंने 1000 का रखा था, 10,000 का, फिर 1 लाख का और 10 लाख का रखा था। यानी कि 1 करोड़ रुपए के गुणक में उपलब्ध था। ठीक है। अब इन्हें केवल एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है, नहीं सारे ब्रांच पे नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल ब्रांच से ही मिला जा सकता था। खरीदार को बैंक खाते से भुगतान करना होता है, यानी कि अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र करना होता था। अब भारत का कोई भी राजनीतिक नागरिक या फिर कोई भी राजनीतिक संस्था है या कोई भी संस्था है, या जो है बॉन्ड खरीदेगी अपने पैसों से और दलों को चंदा देती थी, अभी भी दे रही है। तो बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं लिखा होता कि किसने चंदा दिया है। इस दान को लेने का हक केवल उन्हीं दलों को होता है जिन्हें चुनाव आयोग की मान्यता के साथ 1% से ज़्यादा वोट मिले हो। ये देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनको पैसा यहीं से फंडिंग से मिलता है। उसके बदले क्या होता है, देखिए आगे आपको पता चलेगा कि उसके बदले बहुत सारी पॉलिसियाँ जो है उसके सपोर्ट में बनाई जाती है। तो वित्त विधेयक 2017 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या कंपनी चेक या ई पेमेंट के जरिए चुनाव बॉन्ड खरीद सकता है। यह जो है बियरर चेक की तरह बियरर बॉन्ड होते हैं, मसलन इन्हें दल चेक की तरह बैंकों से भुना भी सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड केवल ई ट्रांसफ़र या चेक से खरीदे जा सकते हैं, इसलिए खरीदने वाले का नाम तो पता होगा, लेकिन पाने वाले का नाम जो है गोपनीय रहेगा। इससे क्या कहा गया था? इससे काले धन को बढ़ावा मिलने की आशंका है।
यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी है, खरीदने वाले का नाम तो पता होगा कि हाँ ये खरीदा है, लेकिन पाने वाले का नाम गोपनीय रहेगा, यानी कि किसको दिया है यह जो है पता नहीं चलेगा। कंपनियां इस बॉन्ड को राजनीतिक दलों को देकर फिर से किसी अन्य रूप में वापस भी ले सकती है। यानी कि काले धन का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया ना, ब्लैक मनी वहाँ जाएगा, किसी पार्टी को दे दिया, उसको बता दिया कि भाई ये इस मैंने आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं, फिर वहाँ से वो पैसा वहाँ से निकाल के ले सकता है। कोई कंपनी या व्यक्ति बॉन्ड खरीदने पर किए गए खर्च को अपने बही खाते में तो दर्ज करेगा, लेकिन यह बताने के लिए मजबूर नहीं रहेगा कि यह बॉन्ड किसे दिए हैं। वह बोल सकता है कि बॉन्ड मैंने खरीदा है, लेकिन ये नहीं उसके लिए कोई उससे नहीं पूछा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। जबकि इसी सरकार ने काली धन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से राजनीतिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल करते हुए नगद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया था। यानी उस समय बोला गया था कि 20,000 रुपये नहीं देते हैं क्योंकि पता नहीं चल पाएगा और ज़्यादा ही पैसा काला धन का यहाँ पर सफ़ेद हो सकता है, इसलिए उसको 2,000 रुपये कर दिया। केंद्र सरकार ने यह पहल चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही की थी। आयोग ने इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का सुझाव दिया था। इस कानून में संशोधन के बाद जरूरत तो यह थी कि दान में मिलने वाले 2,000 रुपये तक की राशि के दानदाता की पहचान को आधार से जोड़ा जाता। यानी उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये तक का अगर राशि कोई दे देता है तो उसका पहचान नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले यह 20,000 था, उसको 2,000 किया था। अब ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर ज़रूरत था कि आधार के साथ लिंक कर देते, कि जो 2,000 रुपये दे रहा है वो आधार के साथ लिंक हो जाए, जिससे क्या होता है कि दानदाता के बारे में पता चल जाता है कि इन्होंने दान दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं किया और निर्वाचन बॉन्ड के जरिए जो भी प्रावधान था वह सब उस पर सब पानी फेर दिया। अब अटॉर्नी जनरल की दलील से माना जा रहा है कि सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के हक में नहीं है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि अब जो है सरकार चंदे के बारे में बताना नहीं चाहती, यानी पारदर्शिता नहीं चाहती है। एक अनुमान के अनुसार देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होते हैं। इस खर्च में जो है बड़ी धनराशि काला धन और आवारा पूंजी की होती है। यानी कहीं से भी किसी के पास काला धन है तो वो यहाँ पर खपा देता है। जो औद्योगिक घराना और बड़े व्यापारी से जो ली जाती है पैसा, यह क्या है, देखिए आर्थिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है। यानी ये एक दल नहीं खा सकते कि सिर्फ एक ही दल को पैसा मिलता है, सभी दलों को मिलता है। इस कारण दलों में जन भागीदारी निरंतर घट रही है। मसलन क्या है, कारपोरेट फंडिंग ने ग्रॉस रूट फंडिंग का काम खत्म कर दिया है। यानी जो कारपोरेट वाले बड़े बड़े घराने से चंदा मिल जाता है तो नीचे वाले जनता से जो फंडिंग मिलना चाहिए था वो सब खत्म कर दिया है। इससे क्या होता है, आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया। दलों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया। दल मतलब कोई एथिक्स के साथ, नैतिकता के साथ काम नहीं कर रहे। वही आम आदमी से उसकी दूरी भी बढ़ती चली गई। आम आदमी से कोई मतलब नहीं, उससे तो पैसा मिलता नहीं है, उसको तो बस देना पड़ता है। दल क्या है, दल आम कार्यकर्ताओं के बजाय धन बलियों को उम्मीदवार बनाने में लग गए हैं। अब जो दल हैं, राजनीतिक दल, वह सब जो बड़े बड़े पैसे वाले धन बलियों को उम्मीदवार, उनको टिकट देते हैं। नतीजतन लोकसभा और विधानसभा में पूंजीपति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चुनावी बॉन्ड ने तो अब दलों को यह भी सुविधा दे दी है कि उन्हें जो चंदा बॉन्ड के जरिए मिलेगा उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भी देने की जरूरत नहीं है। आशंका है कि इस चंदे के बदले में दल औद्योगिक घराने के हित भी साधने का काम करते हैं। यानी आशंका ऐसा जताया जा रहा है कि उसके हित में नीतियां बनती है, उसके हित में काम होता है। अब देखिए इसका अपडेट क्या आया है। अब देखिए इसके अपडेट में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी दिया है कि पार्टियों को मिले चंदे का ब्यौरा दे चुनाव आयोग। मतलब अब चुनाव आयोग से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि जो भी पार्टी को चंदा मिल रहा है उसका ब्यौरा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए
मिले चंदे का 30 सितंबर 2023 तक का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मानता है, सीलबंद लिफाफे में दीजिए। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दानदाता के नाम की गोपनीयता और योजना के अपारदर्शी होने को लेकर सरकार से कई सवाल भी किए। देखिए सवाल जवाब भी यहाँ होगा, आगे देखिए क्या क्या सवाल जवाब होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को सही ठहराते हुए कहा है कि योजना की गोपनीयता इसलिए रखी गई है ताकि नाम उजागर होने से दानदाता को इसका प्रतिफल न भोगना पड़े। यानी कि सबको पता चल जाएगा कि इसने दान दिया है, तो हो सकता है कुछ कई लोग उंगली उठाएं, कई लोग कुछ बोले, या तो फिर क्राइम सीन भी हो सकता है। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोपनीयता चुनिंदा नहीं है, यानी कोई गोपनीयता में रहेगा, कोई गोपनीयता में नहीं रहेगा, बल्कि प्रणाली को पूरी तरह गोपनीय बनाया ही गया है। यानी ये जो सिस्टम बनाया है फंडिंग का, ये पूरा सीक्रेट बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार को भी दानदाता की जानकारी नहीं होती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एसबीआई के चेयरमैन के पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें योजना को पूरी तरह से गोपनीयता रखने और किसी से भी कानून में दी व्यवस्था के अलावा जानकारी साझा नहीं किए जाने की बात कही गई है। अगर कोई गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो वह विश्वास भंग करने के अपराध का भागी होगा। यानी बोल रहे हैं कि एसबीआई भी बोल रहा है कि हमको नहीं पता होता है कि वह जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को के अगेंस्ट में जमा किया है। केंद्र की ओर से यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही थी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है कि उनका सुझाव है कि अगर कोर्ट चाहता है और संतुष्ट होता है तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक बना सकता है। उन्हें सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट को आपत्ति है तो आप ऐसा कीजिए, आप एसबीआई को जारी करने का नहीं बजाय आप आरबीआई से जारी करवा सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बी आर गवई, जेपी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर 3 दिन की सुनवाई की थी। अब सुनवाई के साथ साथ में क्या हुआ देखिए, हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। इसमें उन्होंने कुछ उल्लेख भी किया कि यह एक नई व्यवस्था तैयार की जा सकती है जिसमें मौजूदा प्रणाली की खामियां नहीं हो। यह अपारदर्शिता को बढ़ाता है। नई प्रणाली में आनुपातिक रूप से संतुलन होना चाहिए। यह कैसे करना है यह सरकार को तय करना है। हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे जो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ दूसरा प्रणाली अच्छा से बनाए जिसमें कि पारदर्शिता हो। सुनवाई के अंत में जब चुनाव आयोग की ओर से पक्ष रखा जा रहा था तो कोर्ट ने उसे 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे के आंकड़े जो है मांगे। उन्होंने बोला कि आप जो है 2000 जो हमने अंतरिम आदेश दिया था उसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे के आंकड़े मांगे थे, उस समय भी मांगे थे, तब क्यों नहीं दिए? उस समय के बेस पर ही मांग रहा है। आयोग ने बोला कि भाई सीलबंद लिफाफे में इसको पेश करो। कोर्ट ने पूछा कि क्या आंकड़े 2023 तक के हैं? आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा, आयोग किसके आयोग, कौन सा आयोग? ये चुनाव आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा है कि आंकड़े जो है 2019 तक के ही हैं। तो पीठ जो थे, कौन पीठ? संविधान के पीठ जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कहा कि उसके आदेश में सिर्फ 2019 तक के आंकड़ों की बात नहीं है। उस आदेश का मतलब है कि आयोग को लगातार जो है आंकड़े एकत्र करने चाहिए थे। कोर्ट ने कहा कि वह फिर से आदेश देता है कि वह चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के बाद जो है 2 सप्ताह के भीतर जो है राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को 30 सितंबर 2023 तक के आंकड़े को पेश कीजिए। अब चुनावी बॉन्ड के मामले में विचार के 5 मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब उसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा है कि क्या 5 मुद्दे हैं। अब जो सवाल किए हैं, देखिए सवाल जवाब में क्या क्या होता है। राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैरोकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा
कि 5 मुद्दे जो हैं वो विचारणीय हैं और 5 मुद्दे को गिनाते हुए एक संतुलित प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया है। मेहता ने भी कोर्ट के कुछ सुझाव से सहमति जताई है कि ठीक है, आपका जो सुधार है हम थोड़ा-सा मानेंगे। अब क्या-क्या है देखते हैं। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई सवाल किए थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले औद्योगिक समूह ने चुनावी ट्रस्ट बनाया था, जिससे विभिन्न दलों को चंदा दिया जाता था। इससे यह पता नहीं चलता था कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। अब 2013 में चुनाव आयोग ने नियम में बदलाव किया, कहा कि नाम सार्वजनिक होना चाहिए। फिर मेहता ने कहा कि कौन से मेहता, ये जो अपने सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। मेहता ने कहा कि ट्रस्ट बस एक इमेजिनरी नाम होता है, काल्पनिक नाम होता है, छद्म नाम होता है। अभी भी चुनावी ट्रस्ट होते हैं। यह योजना व्यवस्था से काला धन हटाने के लिए ही लाई गई है, यानी कि सब काला धन पॉलिटिकल पार्टी को दे दो। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस क्षण किसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड का पता चल जाता है, चुनावी बॉन्ड दिया जाता है, तो उस पार्टी को इसका पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये जो चीफ जस्टिस है बोल रहे हैं कि जब पैसा दिया था तो पता चल जाता। तो मेहता का जवाब है कि पर दानदाता चाहता है कि दूसरी पार्टी को इसके बारे में पता नहीं चले। यानी कि एक जो दान देता है उसको जिसने मान लो कि कोई बड़ी पार्टी जिसने कांग्रेस को दिया, तो जो दान करता है वो सोचता है कि नहीं, भाजपा को पता नहीं चलना चाहिए। फिर अगर वो भाजपा को देता है तो वो सोचता है कि नहीं, कांग्रेस को पता नहीं चलना चाहिए। तो जस्टिस बी आर गवई का सवाल था कि मतदाता को जानकारी के अधिकार का क्या, यानी मतदाता के पास एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या उसका क्या होगा जब इस तरह की बातें चलेंगी, तो आम आदमी को का जो ये जो अधिकार है वो तो ख़त्म हो जाएगा। मेहता ने कहा कि मतदाता को वोट नहीं करना चाहिए कि किस पार्टी को दान मिला है। चुनाव की स्वच्छता सुप्रीम है। मतदाता राजनीतिक दल की विचारधारा, उसकी नीतियों के आधार पर मतदान करता है। फिर जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की थी, वह बोल रहे हैं कि जस्टिस खन्ना की टिप्पणी थी कि पार्टी जानती है कि किससे पैसा मिला है, सिर्फ मतदाता ही नहीं जानता है। तभी चीफ जस्टिस ने चुनावी चंदे की मौजूदा योजना पर कहा कि 5 चीज़ें महत्वपूर्ण विचार की है। पहला है कि चुनावी प्रक्रिया में नकदी की हिस्सेदारी को कम करने की आवश्यकता, यानी कैश कम कीजिए। दूसरा है कि इस उद्देश्य के लिए अधिकृत बैंकिंग चैनल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। 2 मुद्दे बोला उन्होंने। फिर तीसरा उन्होंने बोला कि तीसरा है कि बैंकिंग चैनल के प्रयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए गोपनीयता रखना। चौथा है कि पारदर्शिता की जरूरत, और पांचवा है कि इसमें सत्ता के केंद्र में, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य में ही हो, लेन देन के फायदे को कानूनी जामा नहीं मिलना चाहिए। यानी लेन देन का जो चलता है उसको आप जो है कानूनी पचड़े में मत पड़ाइए। जो लोग सत्ता के करीब होने का लाभ लेते हैं वे इसके भागीदार हैं। इसलिए एक संतुलन बनाने की जरूरत है। यह संतुलन विधायिका या कार्यपालिका ही बना सकती है, कोर्ट नहीं बना सकता है। चीफ जस्टिस ने फिर आगे भी कहा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि या तो आप इस सिस्टम को लो या फिर आप पूरी तरह नकदी सिस्टम में ही चले जाओ। यानी बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए वह बोल रहे हैं आपको एक दूसरी प्रणाली तैयार करनी होगी जिसमें इस व्यवस्था की खामियां नहीं हो। चीफ जस्टिस ने मौजूदा योजना में नॉन प्रॉफिट कंपनी के दान देने की छूट पर भी सवाल किया कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है वह जो है कुछ भी दे सकती है, दान डोनेशन दे सकती है। कोर्ट ने पूछा कि कोई सीमा क्यों नहीं है, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वह उसकी दान की सीमा क्यों नहीं है, ये कितना भी दान ले सकते हैं, चाहे वो 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो। एक कंपनी व्यापार करती है, ठीक है, जिस कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया वह दान कैसे दान करेगी।
यह बोल रहे हैं कि जिस कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया वह कैसे दान देगी, या फिर कोई कंपनी अपना पूरा मुनाफा दान दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार की नीति पर नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे तो मुखौटा कंपनी भी दान दे सकती है। मुखौटा कंपनी यानी कि एक नकली कंपनी बनाकर ब्लैक धन को वाइट कर देगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव आयोग अपना क्या जवाब देता है, और फिर केंद्र सरकार से भी जवाब का इंतज़ार रहेगा। और पहले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ऑलरेडी ऑर्डर बना दिया है, फिर भी इस चुनाव आयोग से उन्होंने जो जवाब मांगा है उसके देने के बाद वह जो है अपना ऑर्डर देंगे। अगले अपडेट के साथ मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।